नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं क्योंकि एक बहुत ही खास कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। मध्यमा सोलो आर्ट एग्जीबिशन बाय आशिमा मेहरोत्रा, और इस वक्त आशिमा मेहरोत्रा जी भी मेरे साथ हैं, तो उनसे ही बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारी पेंटिंग एग्जीबिशन देखने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये जो कॉन्सेप्ट है मध्यमा, एक वैदिक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई भी क्रिएशन से पहले एक इंटरनल डायलॉग होता है। चाहे आप म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो एक इंटरनल डायलॉग जो है उसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि पेंटिंग को एक ही तरीके से की सीरीज़ में बनाइए या एक ही तरह की सोच से करिए, वो ये उस कॉन्सेप्ट को डिफाई करता है। वो कहता है कि इंटरनल डायलॉग में आपको अलग अलग आपको एक्सप्लोर करना है, और आपको जो एक्सप्लोर करना है वो ही आप अनमैनिफेस्ट जो होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको छोड़ देना है, आपको सोच के नहीं करना है उस चीज़ को। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको मध्यमा बोलते हैं। बिल्कुल। रेलवे हेरिटेज की जब बात होती है तो हाल फिलहाल में देश के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स दिखने लगी हैं जो कि आंखों को अच्छी लगती हैं। तो ये कहाँ से सोच आई थी कि ऐसा करना है पूरे देश के रेलवे स्टेशंस पर? क्या देखिए, रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे इटसेल्फ मतलब एक कम्युनिटी के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे हमारे रेलवे स्टेशंस के नाम भी वहाँ के लोकल जो हीरोज़ हैं उनके नाम से गए हैं, या उनके जो कल्चर था उसके नाम से दिया गया है। तो यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि जो लोकल कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, लोकल आर्टिस्ट, उसको एक प्लेटफॉर्म। देखिए, हम प्रिविलेज हैं कि हम दिल्ली में हैं, तो हम लोग जब एग्जीबिशन लगाते हैं लोग आके देखते हैं, पर हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास वो कला के बहुत धनी हैं, पर वो कहीं बाहर जाके वो नहीं कर पाते, वो दिखा पाते। कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस होते हैं, और खुद उनका मन भी नहीं होता कि वो विलेज से बाहर जाएं, वहीं पर रह के कुछ करना चाहते हैं। तो रेलवे का जो ये सोच है कि लोकल आर्टिस्ट को लेके लोकल आर्ट फॉर्म्स को दिखाएं, ये उन्हीं को बढ़ावा देने की सोच के साथ चले। मैम, आपका पैशन था पेंटिंग या फिर काम का हिस्सा बन गया? नहीं, मैं बचपन से ही एक्चुअली पेंटिंग मेरा एक आप कहें तो एक लैंग्वेज है मेरी, बचपन से ही। क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो मुझे जब भी कोई चीज़ की अनुभूति होती थी या कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी या मुझे खुशी होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं उसको पेंट कर डालूं उस पूरे प्रोसेस को। तो इसी तरह वो मेरे फादर ने रिकग्नाइज़ किया और मुझे बढ़ावा दिया। बाद में ये मेरी खुद की सोच थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन लगता था क्योंकि वो लैंग्वेज कहीं पीछे रह गई थी। तो उस लैंग्वेज को धीरे धीरे मैं आगे लेकर आई, और मैंने जब लोगों के सामने लेकर आई, गैलरीज के सामने आई, उसको बहुत लोगों ने सराहा और चाहा। और जहांगीर, बड़ी बड़ी गैलरीज इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे मेरी आर्ट का प्रदर्शनी लगी। लोगों को अच्छा लगता है, लोग आते हैं सब लोग और जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये आर्ट जो है एक ह्यूमैनिटी को जोड़ने का एक तरीका है, और मुझे भी अब लगता है कि मैं जितना अब किसी और तरीके से लोगों के साथ नहीं जुड़ सकती, वो इस आर्ट मुझे जोड़ देता है। बिल्कुल। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो लापता लेडीज़, फिर इंटरनेशनली भी आपकी पेंटिंग्स प्लेन एयर रशियन अटलांस इवेंट्स में भी गई। तो ये अनुभव कैसे रहा चीज़ों? ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे मैं रशिया में जो थी, रशिया में जो उनका एक बहुत हार्ड वर्किंग नेचर है, जो वहाँ के आर्टिस्ट का है। सुबह हम लोग 7:30-8 बजे से चले जाते थे, और जैसे वैन गॉग, मोने, बड़े बड़े लोग जो प्लेन एयर पेंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लाइट एंड शेड और विंड वगैरह का जो डायरेक्शन है, आप वहीं पर बैठें स्पॉट में, उसको पेंट करें, उसको एब्जॉर्ब करें, उसको पेंट करें। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे वहाँ पे देखने को मिली और मैंने बहुत सीखी। तो मेरे पेंटिंग का स्टाइल रशिया में रशियन आर्टिस्ट के बीच में रह के बहुत चेंज हुआ। और जैसा आपने बताया लापता लेडीज़, इसको इस बार नेशनल ललित कला में सिलेक्ट हुआ है नेशनल्स के लिए। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट और रियलिटी को मिक्स करके बनाया, जिसमें मैंने सिंबलिज्म यूज़ किया है कि एक लेडीज़ को क्या क्या अपनी लाइफ में गुजरना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की, उनको पावर स्ट्रगल भी है, और वो हमेशा एक वॉच पे रहती है एक सोसाइटी के। उसके बाद
कैसे दो लेडीज़, जैसे एक फिल्म भी बनी उससे, उसमें तो उससे इंस्पायर होके जब मैंने इंडिपेंडेंटली बनाया, बट बाई चांस जिस दिन मैंने ये कंप्लीट करा उसी दिन वो फिल्म मैंने देखी और मुझे लगा इन दोनों का कॉन्सेप्ट कितना सेम है। तो मैंने लापता लेडीज़ देखा कि जिसमें दो लेडीज़ उसमें खोई हुई हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं अपने स्ट्रगल में, और वो तो ये शायद कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छा लगा और वो चूज़ हुई वहाँ पे। ये जो मैं पेंटिंग्स देख रहा हूँ पूरे गैलरी में, हाँ, इसमें आपने कहा कि बहुत से पेंटर्स हैं, बहुत से पेंटिंग वाले हैं जिनका पैशन है, तो कैसे कैसे लोग जुड़े हैं आपके साथ? जैसे जहाँ पे भी मैं जाती हूँ आर्ट की बड़ी आज ही की मैं बात करती हूँ कि जब मैंने ये आर्ट एग्जीबिशन करी तो मेरे पास बहुत कम टाइम था इसको करने का, क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट भी हूँ तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को बोला, मतलब मेल ही भेजा मैंने, जैसे सेक्रेटरी कल्चर या हाई कमिश्नर ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि मुझे पता चला PhD हैं फाइन आर्ट्स हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, तो मैंने कोई भी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में उनको चेज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट किया, एक बार बात की हुई और एक मेल भेजा है, एंड वो सारे लोग टू माय सरप्राइज़ आए। आज उन्होंने इतना टाइम मेरी एक एक पेंटिंग को समझने में दिया और बहुत कुछ लोगों को बताया भी यहाँ पे। तो और ये जो जुड़ना होता है वो यहीं तक सीमित नहीं होता, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहता है। ऐसे ही बहुत बच्चे भी आए यहाँ पे और वो मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं कैसे ये कंसेप्चुअलाइज करती हूँ। उन्होंने अपना आर्ट मुझे दिखाया। तो ये जो एक प्रोसेस है ना, जो हर एज को वो ब्रेक करता है, हर करियर को ब्रेक करके आता है, वो एक अजीब ही खुशी देता है। बिल्कुल, और रेलवे का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो आप लोगों को तारीफ़ें मिलती हैं सरकार की तरफ से भी, अपने मंत्री की तरफ से भी मिलती हैं तारीफ़ें इन सब चीज़ों के लिए, अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से? अब मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा और मोटिवेट करने वाला एटमॉस्फेयर है। मैं आज सुबह ही बनारस से वापस आई हूँ। अच्छा। और शायद मंत्री जी को पता चला कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ और उन्होंने मुझे एक बनारस का एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 90 इंस्टॉलेशंस लगवाई अलग अलग आर्टिस्ट को लेके, वहाँ के एक एक चौराहे को समझ के उसी के हिसाब से हमने डिज़ाइनिंग और वो बनवाए अपने बनारस लोकोमोटिव वर्क में। और कल प्रधानमंत्री जी ने उसको सराहा और उसको इनॉग्रेट किया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब हम लोगों के लिए अचीवमेंट है, और कि हम लोगों के आर्ट वर्क्स को मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और वहाँ की बनारस की जनता को अच्छा लगा और उन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। अच्छा, कल जब PM मोदी बनारस में थे तब वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट वो इनॉग्रेट किया। तब ये खुशी का पल रहा होगा। तो वही मैं आ रहा हूँ कि रेलवेज का सपोर्ट, आप जैसे जॉब भी है, फिर ये भी पैशन भी फॉलो करना, हालांकि पैशन और जब जॉब मिल जाए तो फिर कहते हैं कि इसका कोलैबोरेशन सबसे बेहतरीन होता है। नहीं, यही मुझे लग रहा है कि इसी को देखते हुए मेरे को ED हेरिटेज की पोस्ट दी गई है कि उनको लगता है कि हेरिटेज में भी एक जो सेंसिटिविटी एक आर्टिस्ट की चाहिए और जो एक सोच चाहिए म्यूजियम्स को क्यूरेट करने में, वो सब मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी अपना एक्सपीरियंस। तो ये रेलवे ने अपने आप सोचा है और मुझे आगे बढ़ाया है। मैम, म्यूजियम की जब बात की तो रेलवे म्यूजियम भी आप लोगों का हिस्सा वहाँ पर जिस तरीके से मैंने सुना बहुत अच्छा बनाया है जी। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया करना है इस तरीके से? रेल म्यूजियम देखिए हमारा काफ़ी साल पुराना है और धीरे धीरे अभी हमारे मंत्री जी खुद देखते हैं उसका प्रोग्रेस, और हम लोग अभी तो बहुत अच्छा है ही। जैसे आप देखते हैं स्कूल के चिल्ड्रन बहुत आते हैं, वो एक बहुत बड़ी ओपन स्पेस है चाणक्यपुरी में, और हमारे बहुत महाराजाओं के और हमारे जो अलग अलग हिल रेलवेज़ के वो कोचेज़ और लोकोज़ हैं वो आपको देखने में मिलेंगे, आर्टिफैक्ट्स हैं, उसको हम और एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रहे हैं हम। तो एक नया कंसेप्ट बना रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक नया रीडेवलप्ड नेशनल रेल म्यूजियम। आखिरी के 2 सवाल में, पहला ये कि वो लड़कियां जो पैशन फॉलो करना चाहती हैं और फिर जॉब भी करना चाहती हैं, या वो बच्चे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आर्ट से बड़ा आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप मेडिटेशन के लिए, मैं तो जैसे मेडिटेशन को लेके चली,
लेकिन इसके साथ साथ लोग बहुत आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसको अपना लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये एक आपका करियर भी हो सकता है, जो मैंने नहीं सोचा उस समय। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अडॉप्ट करिए, और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आप अपनी सोच, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने अनुभूति को के साथ आप लोगों के पास आती हैं, कम्युनिटी के पास आती हैं, और वो आपका आर्टवर्क अपने घर में, अपने ऑफिसेज में लगाना चाहते हैं और आपको बढ़ाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक अब फ़ैन फॉलोइंग है और मार्केट है, जो कि मैं नए बडिंग आर्टिस्ट के लिए कहूँगी कि आप आएँ और इसको देखें। और दूसरा, एक जो आजकल का टेंशन का माहौल है, जो बच्चे बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, महिलाएं बहुत स्ट्रेस फील करती हैं, आदमी बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, वो ये आर्ट जो है ले जाता है आपके स्ट्रेस को। आखिरी सवाल, आपकी जर्नी कहाँ से आपकी शुरुआत हुई करियर की, और यहाँ तक का सफ़र अभी तक कैसा रहा? जी देखिए, मैं जैसे मैंने बताया, आर्ट तो मैं बचपन से ही करती थी, लेकिन मैं पब्लिक उसमें नहीं लेकर आई थी, डोमेन में 2019 तक। मैं जब 5 साल से थी तो मैंने पहला आर्ट फॉर्म बनाया, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया मुझे उसी समय, मेरे नेबर्स ने, मेरे फैमिली ने। उसके बाद मेरे मेंटर्स रहे, वीर मुंशी सर हैं, और एक बंशीधर प्रतिहारी, मेरे जो फादर इन लॉ भी हैं शांति निकेतन के प्रोडक्ट, उन्होंने मुझे बहुत आगे इसमें बढ़ाया। मेरे फादर चाहते थे कि मैं आर्टिस्ट बनूं, मैंने सिविल सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन करी, लेकिन उसके बाद मेरे अपने सीनियर्स ने, आज भी हमारे मेंबर ट्रैफिक आए यहाँ पे और अपनी वाइफ के साथ, और हमारे सीनियर्स ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में भी रही हूँ, और रेलवे और टूरिज़्म में मैंने अलग अलग टाउन्स को एक्सपीरियंस किया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग लोगों से मिली हूँ। तो मेरे आर्ट फॉर्म को मेरी सर्विस ने बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है, और इवॉल्व हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जो पेंटिंग्स देखते हैं वो कहाँ से आती हैं आपको भी पता चल गया होगा, और कॉन्सेप्ट क्या है मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, माध्यम के जरिए क्या कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बाकी आप इस बातचीत पर क्या कुछ कहेंगे बताइएगा, जरूर बने रहेगा हमारे साथ। 12 से 17 है, आप इनको बताएं। 12-17 वो मैं लिख दूँगा। ठीक है, थैंक यू। माध्यम सोलो आर्ट एग्जीबिशन बाय आशिमा मेहरोत्रा, ये दिल्ली में हुआ, और इस एग्जीबिशन में तमाम लोग आए। अब वो लोग क्या सोचते हैं पेंटिंग्स के बारे में, उनसे बात करेंगे, इस एग्जीबिशन के बारे में बात करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका नाम है? मेरा नाम शारदा है, मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, और माध्यमा मीन्स मेरे हिसाब से एक मीडियम होता है, और इस मीडियम से आशिमा मेहरोत्रा मैडम जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपनी कला से इन्होंने ये दिखाया है कि आजकल के ज़माने में पेंटिंग्स करना और इस तरह की एक आर्ट को बढ़ावा देना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया में ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके सोल को एक पीस देता है। तो इन्होंने इस माध्यमा और इस आर्ट के मीडियम से इन्होंने देखने वालों को भी एक सुकून महसूस होता है, और इन्होंने रंगों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इनकी ऑयल पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, और इनका जो एनकॉस्टिक पेंटिंग है विथ एक्रिलिक, वो बहुत ही शानदार पेंटिंग है। और एक ये नया इन्होंने पेंटिंग बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर रत्ना त्रिवेदी है, मैं सहारनपुर से हूँ, और यहाँ आके मुझे इतनी शांति मिली है, और जो ये कलर्स जो उन्होंने यूज़ किया है, जो पेंटर है हमारी, इतनी वाइब्रेंट कलर्स हैं, और इतने दे आर स्पीकिंग, दे आर नॉट लाइफलेस, दे आर स्पीकिंग। तो जो मुझे ये लग रहा है यहाँ देख के कि एक एक पेंटिंग कुछ कुछ हमें मैसेज कह रही है, कुछ बोल रही है, हमसे बात कर रही है। तो बहुत जो कलर्स का जो मिक्सचर है, जो उनका जो है, वो एक एक वर्ड्स हैं, वो बोल रहे हैं, और बहुत ही पीस का और शांति का है। तस्वीरें बोल रही हैं, खुद में बोल रही हैं, बात कर रही हैं, एनर्जेटिक है, हमें एनर्जी फील करा रही है, हमें यूथ, स्पेशली यूथ, हम बहुत यंग फील कर रहे हैं उसको, पेंटिंग्स को देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत प्यारी पेंटिंग्स हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। थैंक यू सर। मैम आपका नाम? मेरा नाम लता है, और मैं आशिमा की पेंटिंग का जो एग्जीबिशन है पिछले 5 सालों से देख रही हूँ। और मैं बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में पहले रह चुकी हूँ दिल्ली आने के पहले।
तो इन राज्यों में घर घर में, हर घर में एक पेंटर होता था। इसलिए मैं बहुत लाइफ में बहुत अर्ली से देख रही हूँ कि कैसे कला जो है वो संप्रेषण का सबसे अमिट माध्यम है। जैसे आज कई हज़ार साल बाद भी धरती के अंदर से जब ये पेंटिंग निकलेंगी तो ये आज के 2025 में भारत कैसा था इसके बारे में जानने के लिए इतिहास के स्रोत के रूप में काम करेंगी। तो आशिमा की जो कला है वो उसके अपने निजी अनुभवों, जीवन यात्रा में जो उसने देखा, सुना, और जो हमारे प्राचीन भारत की कहानियाँ हैं, इतिहास है, उनको जान के और सब कुछ को डाल के वो संप्रेषण करती है वर्ल्ड में और जगह जाके देख के आके कि कैसे कलर वहाँ चल रहे हैं, कैसे वो लोग पेंटिंग डेवलप करते हैं, और एक तरह से वो इतिहास की रचना में सहभागी बन रही है। ये चीज़ है। यूनिक क्या रहा इस पूरे उसमें एग्जीबिशन? यूनिक आशिमा के स्टाइल में ये यूनिकनेस है कि वो किसी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठी है और वहीं पे रुक नहीं गई है। वो कला का जो भी नया माध्यम उसे पता चलता है, वो फेस भी ड्रॉ करती है, वो प्रकृति को भी ड्रॉ करती है, वो मनोभावों को भी ड्रॉ करती है, साइकोलॉजी से भी प्रेरणा लेके वो फ़ोटो को ड्रॉ करती है, फिजिकल ऑब्जर्व करके भी चीज़ों को ड्रॉ करती है। तो विविधता बहुत ज़्यादा है, संप्रेषण बहुत ज़्यादा है उसकी पेंटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जो लोग एग्जीबिशन में आए इस पेंटिंग के, उन्होंने भी बताया कि क्या कुछ खास था। बाकी अगर आप भी आना चाहते हैं तो गैलरी बी, AIFACS रफ़ी मार्ग, संसद मार्ग एरिया, न्यू दिल्ली, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और 17 तारीख तक, 12 तारीख से शुरुआत हुई है, 17 तारीख तक यहाँ पर एग्जीबिशन चलेगा, सुबह 11:30 से शाम 7 बजे तक। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।